ममता का कर्ज। आंटी, कुछ खाने को दो ना। पहली बार उसके मुंह से यही आवाज़ सुनी थी जब अपने द्वार के पास उसे खड़ा देखा था। करीब 7 साल का होगा वो सुंदर गोरा चेहरा, पर सूखा हुआ, शायद भूख से चेहरा सूख चुका था। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? देखने से तो भिखारी नहीं लगता। मैंने उसे देखते ही सवाल पूछा। भिखारी नहीं हूँ आंटी, पर माँ बाप नहीं हैं। दुनिया में अकेला हूँ। अरे कोई तो होगा, नाते रिश्तेदार। कोई नहीं है आंटी। एक दादी थी, वह भी कुछ दिन पहले भगवान के पास चली गई। इतना बोलकर फफक फफक के रो पड़ा। उसके आंसू मुझे अंदर तक भेद गए। बस इतना ही कहा, रो मत बेटा, लाती हूँ कुछ खाने को। किचन में गई और जो रोटियां अपने नाश्ते में खाने के लिए रखी थी लाकर उसे दे दी। अंदर से यह देखकर सास गुस्से में बोलने लगी, यह नहीं कि दरवाजे से भगाए, भिखारी को तो अपना खाना ले जाकर खिला रही हो। मैं सास की बात अनसुनी कर उसे ध्यान से देख रही थी खाते हुए। बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, शायद काफ़ी समय से भूखा था। कब से नहीं खाया तू? मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। परसों रात के बाद कुछ भी नहीं खाया, मासूमियत से खाते हुए उसने जवाब दिया। क्यों, कोई दिया ही नहीं क्या? सच में तेरे घर में कोई नहीं है? नहीं तो फिर कहाँ रहता है तू? कहीं नहीं, रोड पर देखकर तो नहीं लगता तो रोड पर रहने वाला है। कहीं गुस्से में घर छोड़कर तो नहीं भागा? नहीं आंटी, मेरा कोई नहीं। माँ बाप भी नहीं, एक दादी थी, पर वो भी भगवान के पास चली गई। पर कहीं तो रहता होगा ना? रहता था, पर वहाँ से परसों सबने मुझे निकाल दिया। पर ऐसे कैसे निकाल दिया? रुक, तेरे अंकल ऑफिस से घर आते हैं तो पुलिस के पास भेजती हूँ। ऐसे कैसे लोग तुझे तेरे घर से निकाल सकते हैं? आंटी, वो मेरा घर नहीं था, किसी और का था। बस दादी के साथ मैं रहता था, लेकिन दादी के बाद मुझे निकाल दिया। बड़ी दया आई उस छोटे से बच्चे पर। उसकी बात सुन पलकें गीली हो गईं। उसे अंदर ले आई। यह देखकर सास के पारे चढ़ गए। उसे देखते ही चिल्लाने लगी, पता नहीं कहाँ से रोड का बच्चा उठा कर लाई है। पुलिस को घर में बुलाकर ही मानेगी। उनकी बात नज़रअंदाज कर शाम होने तक पति का इंतजार करने लगी। शाम में पति के आने पर सारी बात बताई। पति को भी बच्चे ने वही बात कही जो मुझे बताया था। फिर पति ने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। वह पुलिस के नाम से ही घबराने लगा। शायद उस बच्चे को पुलिस के नाम से किसी ने डराया होगा। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा सुरेश गुप्ता जी को बुलाना सही लगा। वो आकर बच्चे से पूछताछ किए। उन्हें भी बच्चा बेसहारा लगा। ऐसे में अनाथालय भेजने की बात समझाई। वह इन सब बातों के बीच मेरा पल्लू पकड़ के खड़ा था। उसे देखकर ममता उमड़ने लगी। इच्छा हुई अपने पास रख लूं। पति से पूछा तो गुस्सा होने लगे, पर सास खुश हो गई। उनके अनुसार मुफ्त में अगर नौकर मिलता है तो इससे अच्छा क्या होगा। वह काफ़ी बहस के बाद घर पर रह गया। मेरी सास उसे घर के छोटे बड़े काम में लगाने लगी, पर मेरी इच्छा थी वह पढ़े। पति को बोला तो नाराज हो गए। एक स्वर में यही बोलकर इनकार कर दिया, अपने 2 बच्चे नहीं हैं क्या? उन दोनों की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूं क्या इस बाहर वाले के कारण? पर लगातार मेरी जिद के करने के कारण उन्हें हार माननी पड़ी और पास के ही एक साधारण से स्कूल में ही उसका दाखिला करवा दिया। वंश, यही नाम बताया था उसने। पढ़ाई में बेहद अच्छा था। साधारण स्कूल के बावजूद मेरे खुद के बच्चों से उसके नंबर ज़्यादा आते। समझदार भी बहुत था। जानता था वह इस घर का पूर्णतः हिस्सा नहीं, तभी मेरे छोटे बड़े काम में मदद करने की भरसक कोशिश करता। मेरे लाख मना करने के बाद भी जब सासू माँ उससे पैर दबवाती तो बिना कुछ कहे पैर दबाता। कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करता।
जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट हो जाता। वो मुझे हमेशा आंटी बुलाता तो मैं कई बार उससे कहती भी मम्मी बोला कर, मुझे अच्छा लगेगा। तो हंस कर बोलता, मेरी मम्मी कोई और थी, आप कैसे हो सकती हो। उसकी ये बातें बुरी लगने के बाद भी उसका अपने माँ के प्रति सम्मान मन देखकर चुप हो जाती। मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाने घर पर टीचर आते, पर पति ने साफ मना कर दिया था कि वह वंश को पढ़ाने के लिए उस ट्यूशन मास्टर को पैसे नहीं देने वाले। जब भी घर पर वो टीचर आते, वंश दूसरे कमरे में पढ़ता, पर यह चीज़ मुझे अक्सर चुभती। मैंने उस ट्यूशन टीचर से बात की और वंश को पढ़ाने की भी बात रखी। साथ में यह भी कहा कि उन्हें इसके पढ़ाने के पैसे भी मिलेंगे, पर वह यह बात किसी को नहीं बोलेंगे। वह मान गए और मैंने पति और सास को बोल दिया वह इसे मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं। घर खर्च से बचे पैसे मैं उसके ट्यूशन में लगाने लगी। मैं अपने तरफ से कोशिश करती कि अपने बच्चों और उसमें कोई अंतर ना करूं। यह बातें मेरे बच्चों को गलत लगने लगी थी। वे उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे थे, पर वह हमेशा उनसे प्यार से ही पेश आता। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी सबसे ज़्यादा सेवा भी वही करता। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे, उसमें अपना भाई नज़र आने लगा। पति का भी रवैया उसके प्रति बदलने लगा था। 10वीं में पूरे राज्य में सर्वप्रथम स्थान आया। अखबार में उसके नाम के साथ उस अपना नाम देख मेरे पति फूले नहीं समाये और उस दिन निर्णय लिया कि +2 के लिए वह उसी स्कूल में उसका दाखिला करवाएंगे जिसमें अपने दोनों बच्चे पढ़ते हैं। वह भी नए स्कूल में दाखिला लेकर खुश हुआ। उसके तेज दिमाग को देखकर पति उसे इंजीनियरिंग करवाने की सोच रहे थे, इसलिए शहर के बेस्ट कोचिंग में दाखिला करवाने की बात कही, पर उसने IPS बनने की बात हमारे सामने रखी। उसके इस फैसले से मेरे पति नाराज हुए और मैं भी। हमें लगा वह पैसे बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। आज भी याद है, मैं गुस्से में अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। वह धीरे से कमरे में आया और मेरे बगल में लेट गया। फिर धीरे से पूछा, गुस्सा हो आंटी? नहीं, गुस्सा क्यों हो जाऊंगी, तेरी मम्मी थोड़े ना हूँ कि वह होने का हक है मुझे। मम्मी तो नहीं हो पर माँ तो हो, बेहद प्यारी माँ। यह बोलकर मुझसे लिपट गया। झूठ मत बोल, कभी माँ समझा भी है? समझता ही नहीं, मानता भी हूँ। अपनी जन्म देने वाली माँ की शक्ल तो आंखों से धुंधली पड़ चुकी है, पर तुम ही बसी हो। यह बोलते बोलते उसके आंखों के दोनों कोर गीले हो गए। अब से तुम्हें माँ ही बोलूँगा, ठीक? एक बात बताऊँ माँ, जो कभी बताया नहीं, बोलना। मेरे जन्मदाता पिता जिंदा हैं। इतना सुनते ही खुद को उससे छुड़ाकर मैं चौंक कर बैठ गई। झूठा फरेबी, इतनी छोटी उम्र में इतना झूठ बोला तूने। पिता के होते हुए भी अनाथ बताया, छी। और मैं तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ती रही। सुनना माँ प्लीज़, उसके बाद जितनी गालियाँ देनी है दे देना, ठीक है ना? कोई मनगढ़ंत कहानी मनगढ़ंत ही सुनानी होती तो पहले वाली ही क्या बुरी थी कि नई सुनाने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, बोल। मैं बनारस के विजय प्रकाश शुक्ला का बेटा हूँ। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। वहाँ पर उन्होंने कभी तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। करते कैसे? उन्हें मेरी ज़रूरत जो नहीं थी। खुश था मैं घर में मम्मी पापा और दादी के साथ, लेकिन तभी जब तक पापा ने उस सुलेखा को घर पर नहीं लाया था। मम्मी ने मेरे बारे में एक बार भी न सोचते हुए गुस्से में छत से कूदकर जान दे दी। पापा ने उसे पैसे के बल पर हादसा का नाम दे दिया। यह सब देखकर दादी ने बिस्तर पकड़ लिया। वो सुलेखा जब देखो तो मुझे मारती और जब मैं उसकी शिकायत करता तो पापा मुझे ही डांटते। दादी उसके बाद प्रतिरोध करती तो पापा के बाहर जाने पर दादी को भी मारती। एक दिन ऐसे ही उसकी दादी से हाथापाई हो गई और उसने दादी को गुस्से से धकेल दिया। दादी के सिर से काफी खून गिर रहा था। जब उसने दादी को हिलाया तो दादी ने कोई हरकत नहीं की।
यह सब मैंने देख लिया था तो मेरे पीछे पड़ गई। मैं अपना जान बचाने के लिए घर से भाग गया। मैं यह सब बताता तो शायद सभी उस समय उस घर में वापस भेज देते, इसलिए बोल दिया मेरा कोई नहीं। 4 साल से सोच रहा था तुझे बताऊं, पर माँ डरता था कि तू गुस्सा करेगी, लेकिन आज हिम्मत कर तुझे बता रहा हूँ। इतना छोटी उम्र इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा उस बच्चे ने। यह सोचकर कस के उसे अपने बाहों में भर लिया। कभी मत जाना वहाँ, तेरी माँ है ना, तुझे कभी उस नरक में नहीं जाने देगी। जाऊँगा, पर आईपीएस बनकर। जो कुछ भी देखा है शुक्ला जी और उस सुलेखा से हिसाब ना किया तो मेरी मम्मी और दादी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। 15 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन बड़ा अजीब लगा, पर एक सच्चाई यह भी है, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। एक और बात बोलूँ माँ? हाँ बोल। अभी घर में किसी को मत बताना, बस मेरे आईपीएस बनने तक इंतज़ार कर ले, ठीक है? यह बोलकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। आज उसकी तपस्या रंग लाई। मेरा बेटा वंश आईपीएस के लिए चुना गया है। उसके घर आने का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाकर। गेट पर बाइक के आने की आवाज़ आई। समझ गई वंश आ गया। अपने पिता, मेरे पति और अपनी दादी मेरी सास के पैर छूकर सीधे मेरे पास आया। मुझे लगा मेरे भी पैर छुएगा, पर सीधे मुझे अपनी गोद में उठा लिया। पूरे 4 फीट का भी नहीं था जब पहली बार देखी थी उसे। अब 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान हो गया है। छोड़, मुझे नीचे उतार। यह बोलकर उसकी गोद से उतरने के लिए जिद करने लगी, पर सीधे मुझे कमरे में ले गया। वहीं बिस्तर पर मुझे बैठा दिया और खुद अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। माँ, आज एक चीज़ मांगू तो दोगी क्या? बोल। अगले जन्म में अपने कोख से जन्म लेने की इजाज़त। पागल, तू अभी भी मेरा ही बेटा है, और तुझे पता है तेरे दोनों भाई बहनों से ज़्यादा प्यार तुझे करती हूँ। वो तो मुझे पता है, इसलिए दोनों जलते हैं मुझसे। हाँ हाँ, जलेंगे क्यों नहीं, जब हम दोनों से माँ तुम्हें ज़्यादा प्यार करेगी तो। नज़र उठाकर देखी तो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर यह बोल लड़ने को आतुर थे। यह देखकर वंश हंस दिया तो दोनों आकर हंसते हुए वंश के गले लग गए। मैं किचन में जाकर लड्डू निकालने लगी तो देखा वंश आकर पीछे खड़ा हो गया है। क्या है? मैंने उसे खड़ा देखकर पूछा। कल बनारस जाना है। इतनी जल्दी पोस्टिंग हो गई तेरी, वह भी बनारस? नहीं माँ, बस सोच रहा हूँ शुक्ला जी और सुलेखा से मिल आऊँ। साथ चलेगी मेरे? मैं? हाँ तू, मेरा हौसला तो तू ही है ना। सोच रहा हूँ जाकर बता दूँ जिंदा हूँ। ठीक है, कल के निकलने की तैयारी करती हूँ, पर तेरे पापा और दादी को सच्चाई अभी तक पता नहीं। अब सच्चाई बताने जा रहा हूँ माँ, बस कोई गुस्सा हुआ तो तुम संभाल लेना। इतना बड़ा अफसर हो गया, पर मेरे पल्लू में छिपने की आदत नहीं गई तेरी। चल। यह बोलकर सच्चाई बताने के लिए दोनों साथ में किचन से निकल पड़े। तुम्हें यह बात पहले से पता था ना कविता? पति राकेश ने कड़क आवाज में मुझसे पूछा। इसके पहले मैं कुछ बोलती, वंश बीच में ही बोल पड़ा। नहीं, माँ को भी मैंने आज ही बताया है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। राकेश ने वंश को डांटकर चुप कराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर से पूछा, कविता, यह बात तुम्हें पहले से पता थी या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूँ। जी पता थी, मैं सिर झुकाकर इतना ही बोल पाई। सही है, जब आज भी बताने की क्या ज़रूरत थी? तुम माँ बेटे को जब सब अपनी ही चलानी होती है तो आज क्यों बड़ा एहसान किया हम सभी पर। यह बोलकर राकेश घर से गुस्से में निकल पड़े। मैं, वंश और सासू माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद बात छुपाए जाने का दुख उन्हें अंदर तक भेद गया था। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जिस घर में सुबह हंसी गूंज रही थी, वहाँ एक अजीब शांति ने जगह ले ली थी। रात में करीब 9 बजे राकेश घर लौटे तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिली।
हम सभी को उन्होंने बैठक में बुलाया। कल तुम्हें बनारस जाने की ज़रूरत नहीं है कविता। मेरे ऑफिस में सिंह जी हैं, वो वहाँ के एसपी को जानते हैं और उन्होंने उनसे बात कर ली है। यहाँ तक मैंने भी फ़ोन पर सारी बात बताई है। कल मैं और वंश सुबह निकलेंगे बनारस के लिए। वहीं वंश शिकायत दर्ज करवाकर पुलिस और मेरे साथ उस घर में जाएगा। वहीं से पुलिस उन्हें धर दबोच लेगी। यह जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जहां बदला तुम्हारे हिसाब से लिया जाएगा। वंश, राकेश बोले जा रहे थे। मेरे और वंश के आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। मुझे तुमसे एक शिकायत है वंश। हाँ पापा, जानता हूँ। पहले शिकायत सुन तो लो, या अभी भी अपनी ही मनमानी करोगे? बोलिए पापा। अपनी माँ को तो माँ मान लिया, पर शायद मुझे अपना पिता नहीं मान पाए। यह बोलते बोलते राकेश की आवाज़ भरभरा गई। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, पर ऐसी बातें मत कीजिए। यह बोलकर वंश अपने पिता से लिपट गया। सच कहूँ तो जैसे लगा सही मायने में मेरा परिवार पूरा हो गया है। सुबह वंश और राकेश निकल पड़े। ना जाने क्या क्या ख्याल पूरे दिन भर आते रह गए। दिन भर फ़ोन लगाई, पर दोनों बाप बेटे में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। रात में दोनों हंसते हुए गेट के पास दिखाई पड़े, तो मैं दौड़कर गेट के पास पहुंच गई। अरे, पहले पानी पिलाओगी या सब गेट पर ही जान जाओगी? पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे जानना है। आप दोनों फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, सुबह से व्यस्त थे। सुलेखा और शुक्ला जी दोनों जेल में हैं माँ। वंश ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शुक्ला जी भी? पर उन्होंने तो किसी को मारा नहीं था ना? मैंने सवाल किया। मम्मी की आत्महत्या को हादसे का रंग तो उन्होंने ही दिया था, और दादी की हत्या के बाद भी तो लीपापोती उन्होंने ही की थी। तब सही है, पर तेरे जन्मदाता पिता हैं वो। मेरे पिता वो नहीं है। मेरे पिता तो मेरे सामने खड़े हैं। यह बोलकर उसने राकेश की तरफ देखा तो राकेश के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ पड़ी। पर इतने सालों बाद शुक्ला जी को तुझे देखकर प्यार नहीं उमड़ा? बहुत उमड़ रहा था, शायद जेल जाने के डर से, पर मैं भी ढीठ बना रहा। कुछ नहीं कर पाए और जेल में बैठे होंगे किसी कोने में। वंश के चेहरे पर जन्मदाता पिता के लिए नफरत साफ झलक रही थी। ठीक है, चलो हाथ पैर धो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यह बोलकर मैं दोनों के लिए किचन से पानी और कुछ खाने को ले आई। माँ, पता है आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, मेरी भी वहीं होगी। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना? वंश ने पानी का गिलास हाथ में उठाते हुए कहा। तो इसे भी लेते जाना। ऐसे भी शुक्ला जी और सुलेखा को पीटने के लिए इसे ही ले जा रहे थे बनारस। ये भी वहाँ जाकर ट्रेनिंग कर लेगी तुम्हारे साथ। यह बोलकर पतिदेव हंस पड़े और उनके साथ पूरा परिवार भी। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।